हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 25 और 26 नवंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, लर्निंग बुक के सभी वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दें। जो नए व्यूअर्स आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। और लर्निंग बुक पे काफ़ी कुछ नया आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैबुलरी सेक्शन को कराया जाता है डेली सुबह पूर्णिमा मैम के द्वारा। फिर उनके द्वारा ही आपको डेली एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन किया जाता है। क्लास 6 की एनसीईआरटी से उन्होंने शुरू किया है। और फिर इवनिंग टाइम में वो आपके लिए क्विज सेशन को लेके आती हैं। तो उनके भी सभी वीडियोस को अधिक से अधिक प्रमोट करें आप और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से उनके द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, तो एनसीईआरटी के वीडियोस को जो भी ज़रूरतमंद हो उन तक शेयर करें आप सभी। और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके अपनी फैमिली, लर्निंग बुक की फैमिली को बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबंध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? सीबीआई के अधिकार क्षेत्र मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के लिए संबंध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार को केंद्र से संबंधित मामलों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को विस्तृत करने की अनुमति तो पहले से थी ही, लेकिन अभी हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो राज्य हैं उनमें उन राज्यों में बिना राज्य सरकार की सहमति के सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई का विस्तार नहीं कर सकती है और कोई भी ज़बरदस्ती मतलब सीबीआई को भेज के किसी भी प्रकरण की जांच को नहीं करा सकती है जब तक कि उस राज्य के द्वारा सीबीआई को अनुमति प्रदान ना कर दी जाए। ऐसा निर्णय दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि कौन से राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई पे पूर्णतः बैन लगाया है अपने राज्य में प्रवेश के बिना राज्य सरकार की अनुमति के। तो ऐसे राज्य हैं त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला और झारखंड। इन राज्यों ने सीबीआई पे पूर्णतः बैन लगा दिया है कि सीबीआई उनके राज्य में बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती है किसी भी मामले के जांच के लिए। और आप क्वेश्चन में अभी देख रहे हो सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही कुछ आदेश दिया है कि सीबीआई अधिकार क्षेत्र सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्र शासित राज्यों में ही है केंद्र सरकार का। अगर उन्हें किसी अन्य राज्यों में सीबीआई को भेजना है तो उससे पहले उस राज्य की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। और क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे लेटेस्ट किस राज्य ने सीबीआई को प्रतिबंधित किया है राज्य में घुसने से बिना पूर्व अनुमति के, तो ऐसा राज्य है झारखंड। झारखंड अभी एकदम लेटेस्ट राज्य है जिसने सीबीआई को प्रतिबंधित किया है बिना पूर्व अनुमति के राज्य में घुसने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? कुछ दिनों पहले ही आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि विवाद से विश्वास स्कीम ये किससे संबंधित है? तो ये स्कीम टैक्स से संबंधित था। तो इसमें क्या था कि कई सारे ऐसे टैक्स होते हैं जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट और जो टैक्स पेयर होता है उनके बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम को लॉन्च किया, जिसके तहत जो टैक्स पेयर और इनकम टैक्स के बीच विवाद था उसमें बीच के समाधान को ढूंढ के उस स्कीम को आगे बढ़ाने का काम करना था। उसी के तहत कुल 72,480 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हुआ है। जो भी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट था उसको समझौते के तहत समझौता किया गया और फिर गवर्नमेंट को 72,480 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। हालांकि ये जो 72,480 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ, इसके लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था उसने कुल 1,32,000 करोड़ रुपए बताए थे कि 1,32,000 करोड़ रुपए के बदले सरकार को 72,480 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ इस स्कीम के तहत, विवाद से विश्वास स्कीम के तहत। मतलब कि बीच का समझौता किया गया। इनकम टैक्स के अनुसार 1,32,000 करोड़ रुपए टैक्स बन रहा था कुल 45,855 मामलों में, लेकिन समाधान के तहत 72,480 करोड़ रुपए
टैक्स की वसूली करी गई सरकार के द्वारा। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने टैक्स को बताया गया था टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जिसके एवज में 72,480 करोड़ रुपए की वसूली हुई, तो ये था 1,32,000 करोड़ रुपए। टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि इतना टैक्स है जो विवादित है, और फिर समाधान के तहत 72,480 करोड़ रुपए वसूल किया गया सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार में, मतलब कि कौन से राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए जो जुर्माना था उसे बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है। दिल्ली सरकार ने मास्क ना पहन के रोड पे निकलने वालों से कुल 2,000 रुपये जुर्माना वसूल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले दिल्ली गवर्नमेंट 500 रुपये जुर्माना वसूल कर रही थी, लेकिन मास्क पहनने को अनिवार्य करने के तहत ही उसने इस जुर्माने को 1,500 रुपये बढ़ाते हुए 2,000 कर दिया है। डिफरेंट जो अलग अलग राज्य हैं उनमें देखते हैं कि कितने जुर्माना है, इस समय कितना जुर्माना लिया जा रहा है मास्क ना पहनने वालों से। उत्तर प्रदेश सरकार ने मास्क ना पहनने वालों से जुर्माने राशि को बढ़ाते हुए 100 रुपये से 500 रुपये कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार 500 रुपये वसूली कर रही है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, साथ ही साथ जो स्प्लिटिंग कर रहे हैं रोड पे उनसे 1,000 रुपये की वसूली करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। यानी महाराष्ट्र सरकार मास्क ना पहनने पे 500 रुपये और थूकने पे, स्प्लिटिंग करने पे 1,000 रुपये का जुर्माना वसूल कर रही है पब्लिक से। हरियाणा सरकार दो अलग अलग तरीके से वसूली कर रही है। देखो, अगर गुड़गांव में कोई बिना मास्क पहने रोड पे निकल रहा है तो उससे 2,500 रुपये वसूल किया जा रहा है हरियाणा के सरकार द्वारा, लेकिन हरियाणा में गुड़गांव के अतिरिक्त जो भी स्थान है वहाँ पे सिर्फ 500 रुपये वसूल करा जा रहा है। गुड़गांव में 2,500 रुपये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, और गुड़गांव के अलावा जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 500 रुपये। पंजाब सरकार ने जुर्माने को 200 रुपये से बढ़ाते हुए 500 रुपये कर दिया है। और हालांकि केरल गवर्नमेंट ने क्या किया है, केरल गवर्नमेंट ने पहले 10,000 रुपये जुर्माना रखा था जो मास्क नहीं पहन रहे हैं रोड पे निकल रहे हैं उनके लिए, लेकिन केरल गवर्नमेंट ने इस जुर्माने को कम करते हुए 10,000 से 500 रुपये कर दिया है। कुछ दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था कि एक ई व्हीकल सर्विस लॉन्च की थी कोविड-19 पेशेंट के लिए, और इसी के तहत एक ऐप को लॉन्च किया गया था जिस ऐप का नाम था जीवन सेवा ऐप। जीवन सेवा ऐप के तहत क्या था कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको ई व्हीकल प्रोवाइड कराई जा रही थी सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो अपने घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक आ जा सकें। ये ई व्हीकल मीन्स कि ये पोल्यूशन नहीं करेगी, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं जो बैटरी से चलती हैं और पोल्यूशन फ्री होती हैं। दिल्ली गवर्नमेंट कोविड-19 से निपटने के साथ साथ ही पोल्यूशन के लिए भी उनका पोल्यूशन लेवल भी कम हो, उसी के तहत जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया जिसके तहत ई व्हीकल सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली गवर्नमेंट ने ही एक 5T प्लान को लॉन्च किया था कोविड-19 से फाइट करने के लिए। 5T में क्या था, ये सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ये 5T प्लान था दिल्ली गवर्नमेंट का। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली थी। देखो, स्पीकर दो होते हैं, एक तो प्रोटेम स्पीकर होता है और फिर एक जो विधानसभा अध्यक्ष होता है जो परमानेंट स्पीकर होता है। जब भी कोई नई विधानसभा का गठन होना होता है तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन के लिए ही स्पीकर होता है सिर्फ, और फिर उसी दिन जो परमानेंट स्पीकर होता है यानी जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो उसका चुनाव कर लिया जाता है। तो बिहार विधानसभा की जो अभी हाल ही में इलेक्शन बिहार में ख़त्म हुआ, ये बिहार की 17वीं विधानसभा थी और जितिन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। और फिर जितिन राम मांझी ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। इनके अंडर में ही विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन का पूरी कार्यवाही है और उसी दौरान एक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। और जो नए विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं बिहार के वो हैं विजय कुमार सिन्हा। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। ये जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं। नीतीश कुमार ने इस बार लगातार 7वीं बार
बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। और नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों की पार्टी अलग अलग है, दोनों ने गठबंधन करके इस चुनाव को लड़ा था। हालांकि बीजेपी बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने गठबंधन के तहत नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया है। और दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। एक रेणु देवी हैं, दूसरे हैं तारा किशोर प्रसाद। बिहार के दो डिप्टी सीएम बनाए गए। तो बिहार का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करोगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये जेडीयू से हैं। विजय कुमार सिन्हा, ये विधानसभा अध्यक्ष हैं बिहार के नए। और रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद दो उप मुख्यमंत्री बिहार में बनाए गए हैं, और ये दोनों ही भाजपा से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने जेयूडी चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है? हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान की अदालत के द्वारा। देखो, हाफिज सईद ये वही आतंकवादी है जिसने 26/11 में मुंबई आतंकवादी हमले का खुद इसने अपनी जिम्मेदारी ली थी कि मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए जिम्मेदार हमारी जो है टीम है। हाफिज सईद ये वही है जिसने 26/11 की जिम्मेदारी ली थी। विभिन्न मामलों में आतंकी फंड, मतलब कि ये क्या कर रहा था कि आतंकी लोगों को फंडिंग कर रहा था, उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था। उस मामले में इसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान के अदालत के द्वारा। और इसी साल फरवरी के महीने में इसे 11 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी आतंकवादियों को फंडिंग करने के लिए, आतंकवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का दोषी ठहराते हुए अदालत ने इसे फरवरी में 11 साल की सज़ा सुनाई। और अभी नवंबर महीने में इसे फिर से 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और जब इसे फरवरी में सज़ा सुनाई गई थी तब से ये कोट लखपत जेल जो कि लाहौर में है वहाँ पे ये बंद है। इसे लगातार दूसरे केस में सज़ा सुनाई गई है। और अगर हम बात करें 26/11 के हमले की, तो ये मुंबई पे हमला था। और उस दौरान लियोपोल्ड कैफ़े, छत्रपति साहू जी टर्मिनस, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, यहाँ सब पे आतंकवादियों ने हमला किया था। इतने पॉइंट्स पे कुल 10 आतंकवादी मुंबई में घुसे थे। और इस अलग अलग पॉइंट्स पे जितने मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा। और 9 आतंकवादी इस हमले में शहीद हो गए थे। और एक जो जिंदा पकड़ा गया था, 9 आतंकवादियों को हमारे जवानों ने मार गिराया था। और इसमें एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था जिसका नाम था कसाब। और इस दौरान कुल 176 पीपल की डेथ भी हो गई थी। ये था 26/11 के हमले के बारे में। और अभी हाफिज सईद जिसने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसे पाकिस्तान सरकार ने, मतलब मुंबई हमले से संबंधित सज़ा नहीं सुनाई गई, उसे अलग मामले में सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान के अदालत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय से वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया है? देखो, सबसे अच्छा लिंगानुपात मीन्स कि ये सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, फीमेल और मेल रेशियो की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं ये पता लगाया जाता है। तो सबसे अच्छा लिंगानुपात है इस समय अरुणाचल प्रदेश का। नागरिक पंजीकरण प्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष दी जाती है नागरिक पंजीकरण प्रणाली के द्वारा, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नागालैंड में प्रति 1000 पुरुषों पे 1085 महिलाएं हैं। तो सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका हुआ? नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का सबसे अच्छा लिंगानुपात हुआ। दूसरे नंबर पे है जो वो नागालैंड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में सबसे अच्छा लिंगानुपात नागरिक पंजीकरण प्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का है, जो जिसमें 1000 मेल पे कुल 1085 फीमेल हैं, मतलब 1000 पुरुषों पे 1085 महिलाएं हैं। जबकि नागालैंड दूसरे स्थान पे है इस मामले में, और उसमें 1000 पुरुषों पे कुल 965 महिलाएं हैं। और मिजोरम तीसरे स्थान पे है जहाँ पे 1000 पुरुषों पे कुल 964 जो है महिलाएं हैं। अगर हम पूरे इंडिया के सेक्स रेशियो की बात करें तो भारत में पूरे 1000 पुरुषों पे सिर्फ 950 महिलाएं हैं। और इस रिपोर्ट में एक बात और बताई गई कि अगर हम ये देखें कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें साल भर के अंदर सबसे ज़्यादा
मौत किस राज्य में दर्ज की गई? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रत्येक 1000 शिशुओं में जो एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनमें साल भर में 48 की डेथ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा डेथ रेशियो है बच्चों में, वो है मध्य प्रदेश का। अगर सेक्स रेशियो की बात करें, सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य का है? ये है मणिपुर का। मणिपुर में प्रत्येक 1000 पुरुषों पे सिर्फ और सिर्फ 757 महिलाएं हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन परियोजना का द्वितीय चरण कहाँ शुरू करा गया है? इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो द्वितीय चरण है ये शुरू किया गया है त्रिपुरा में। इसके अंतर्गत त्रिपुरा के जो वन आश्रित समुदाय हैं उनका जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड मीन्स कि उनके लिए अलग अलग परियोजनाएं लाई जाएंगी सरकार के द्वारा, इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यानी कि वन पारिस्थितिकीय तंत्र है, फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी है, उसके लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और कई सारी स्कीमों के तहत जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाएगा और फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को भी बेहतर बनाया जाएगा। तो इसके तहत क्या क्या है? इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत जो वन आश्रित समुदाय हैं उनके लिए विभिन्न योजनाएं लाई जाएंगी त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ इकोलॉजिकल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए कई सारी स्कीम को लॉन्च किया जाएगा इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रदेश है और ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और गवर्नर यहाँ के हैं रमेश वैश्य। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के साथ किस संयुक्त अभियान में भारत सीमा शुल्क ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए नियत लाल चंदन की 18 टन की शिपमेंट को रोक दिया है? देखो हुआ क्या कि पहले ऑप्शन जान लेते हैं, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑपरेशन थंडर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंटरपोल वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर के तहत कुल 103 देशों की जो अलग अलग पुलिस है उनसे मिलकर ये क्या कर रहे थे कि पर्यावरण के विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोकने का काम कर रहा था। इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जब कोई चीज़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं अपने देशों से, तो हमें एक नियत सीमा शुल्क को चुकाना पड़ता है भारतीय गवर्नमेंट को, यानी इंडियन गवर्नमेंट को एक नियत सीमा शुल्क चुकाने के बाद ही हम किसी चीज़ को दूसरे देश में भेज सकते हैं व्यापार करने के लिए। लेकिन ऑपरेशन थंडर के तहत क्या देखा गया कि लाल चंदन की जो लकड़ी थी, ये 18 टन लकड़ी संयुक्त अरब अमीरात को भेजा जा रहा था और बिना नियत सीमा शुल्क को चुकाए हुए, तो इसको रोक दिया गया। इसी 18 टन शिपमेंट को, जो कि लाल चंदन की लकड़ी का था, ये भेजा जा रहा था यूनाइटेड अरब अमीरात को। और इसको रोकने में इंटरपोल, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ भारतीय सीमा शुल्क विभाग, ये तीनों ने मिलकर काम किया। अब यूएई की बात आई है तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी यूएई से संबंधित एक क्वेश्चन कराया कि यूएई ने गोल्डन वीज़ा का टेन्योर बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। गोल्डन वीज़ा क्या? जिसमें कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्किल्ड वर्कर्स, प्रोफेसर्स, यानी जो क्वालिफाइड लोग हैं वो यूएई में जाके एक बार में 10 साल का वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि यूएई अपने देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर सके इन स्किल्ड जो कि दूसरे देशों से यूएई में आ रहे हैं उनके द्वारा। इसीलिए उनके जो वीज़ा टेन्योर था उसको बढ़ाते हुए गोल्डन वीज़ा का टेन्योर यूएई ने 10 साल कर दिया। और यूएई ने ही कोविड-19 पैंडमिक को देखते हुए, कोविड-19 महामारी को देखते हुए 13 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वहाँ के लोग यूएई में नहीं जा सकते। उसमें हमारा इंडिया नहीं है, ज़्यादातर मुस्लिम्स देश हैं। और इन 13 देशों में हमारे जो आसपास के देश हैं उनके कुछ नाम देख लेते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, टर्की, इन सारे देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है यूएई के द्वारा। यहाँ के लोग अब
यूएई में अभी नहीं जा सकते हैं। पैंडेमिक के दौरान इनके सारे वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है यूएई के सरकार के द्वारा। यहाँ पे ऑपरेशन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन थंडर के तहत इंटरपोल, यानी कि जो इंटरपोल क्या है, ये एक पुलिस का संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने का काम करता है। तो इंटरपोल, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय कस्टम विभाग मिलकर, इन तीनों ने मिलकर 18 टन शिपमेंट को रोका है जो कि संयुक्त अरब अमीरात को भेजा जा रहा था बिना नियत सीमा शुल्क को चुकाए। ऑपरेशन थंडर के तहत इसे रोक दिया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पोर्ट कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर टीम इंडिया का नया किट प्रायोजक और व्यापारिक साझेदार बनाया गया है? इस कंपनी का नाम है MPL स्पोर्ट्स। MPL स्पोर्ट्स ये एक गेमिंग ऐप है, आप इसको एंड्रॉयड से डाउनलोड कर सकते हो। अब जो किट मिलेगा इंडियन क्रिकेट टीम को वो MPL के द्वारा बनाया जाएगा। देखो, अब MPL भी इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी होगी उस पर MPL भी लिख के आएगा। ये प्रायोजन इनको 3 साल के लिए दिया गया है BCCI के द्वारा। अब दिसंबर 2023 तक MPL ही इंडियन क्रिकेट टीम की पूरी किट को प्रोवाइड कराएगा। तो देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। एक तो आता है कि ऑफिशियल किट स्पॉन्सर कौन है इंडियन क्रिकेट टीम का, तो आंसर होगा MPL स्पोर्ट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर कौन होगा, तो MPL स्पोर्ट्स। और इंडियन टीम की जर्सी का स्पॉन्सर कौन है, तो बायजूस। बायजूस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और MPL ये गेमिंग ऐप है। तो दोनों आप डिफ्रेंशिएट कर लो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑफिशियल किट स्पॉन्सर BCCI भारतीय क्रिकेट टीम का कौन है, ऑफिशियल किट स्पॉन्सर भारतीय क्रिकेट टीम का है MPL स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप। और इंडियन टीम की जर्सी का स्पॉन्सर कौन करता है, ये करता है बायजूस। टीम की जर्सी को बायजूस स्पॉन्सर करता है। तो लेकिन अब आपको जर्सी पे बायजूस के साथ ही साथ MPL लिखा भी दिखेगा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किसने की? देखो, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेज़बानी किसने की या फिर इसका चेयरमैनशिप किसने किया पूरे 2020 के दौरान, तो ब्रिक्स या फिर आप G20, जो G20 समूह है 20 देशों का, उसके बारे में बात करो। तो इनमें क्या है, इनमें एक तरीका ये है कि ये प्रत्येक वर्ष इनकी चेयरमैनशिप चेंज होती रहती है। इस वर्ष 2020 के लिए ब्रिक्स की चेयरमैनशिप थी रशिया के पास। तो जितने भी सम्मेलन हुए ब्रिक्स के वो सारे रशिया के द्वारा होस्ट किए गए, और चेयरमैनशिप भी किसने की, ब्रिक्स 2020 के सभी सम्मेलनों की रशिया ने की। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा B, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो, 2021 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप आ जाएगी इंडिया के पास। भारत 2021 में ब्रिक्स के द्वारा जितने भी सम्मेलन होंगे सबको होस्ट भारत करेगा और चेयरमैनशिप भी भारत के पास रहेगी। ये भारत तीसरी दफ़ा करेगा ब्रिक्स की चेयरमैनशिप। इससे पहले भारत ने 2012 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप की थी और सारे के सारे सम्मेलन को होस्ट करा था। अब 2016 में फिर उसके बाद किया। अब 2021 में भारत सारे ब्रिक्स सम्मेलन को प्रायोजित करेगा। और ऐसे देखो कि जो रशिया है, रशिया ने इस वर्ष जितने भी ब्रिक्स सम्मेलन हुए सबको होस्ट किया, लेकिन इस साल पैंडमिक की वजह से ज़्यादातर जो सम्मेलन हुए हैं वो ब्रिक्स ही नहीं, कोई सा भी सम्मेलन हो वो सारे वर्चुअल तरीके से कराया गया है। तो सभी ब्रिक्स सम्मेलन इस वर्ष के वर्चुअल तरीके से हुए, ये भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। देखो, G20 की चेयरमैनशिप से अगर संबंधित प्रश्न आता है तो इस वर्ष 2020 में G20 की चेयरमैनशिप थी सऊदी अरब के पास। सारे के सारे G20 के जितने भी सम्मेलन हुए सबको किसने आयोजित किया, सबको होस्ट किया, सऊदी अरब ने। और 2021 में G20 की चेयरमैनशिप आएगी इटली के पास, 2022 में G20 की चेयरमैनशिप आएगी इंडोनेशिया के पास, और 2023 में G20 की चेयरमैनशिप आ जाएगी भारत के पास। तो भारत के पास ब्रिक्स की चेयरमैनशिप आएगी 2021 में, और G20 की चेयरमैनशिप भारत में आएगी 2023 में। 2020 में ब्रिक्स का चेयरमैनशिप था रशिया के पास,
और G20 का चेयरमैनशिप 2020 में था सऊदी अरब के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है प्रेम प्रकाश ने। अगर प्रेम प्रकाश की बात करें तो ये पिछले 70 सालों से जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं, एक पत्रकार की भूमिका में हैं। प्रेजेंट टाइम में ANI न्यूज़ एजेंसी के बारे में आपने देखा होगा और सुना भी होगा। ANI न्यूज़ एजेंसी के ये प्रमुख हैं। ANI का फुल फॉर्म क्या है? एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। ANI न्यूज़ एजेंसी है, ANI एक न्यूज़ एजेंसी है और इसके प्रमुख हैं प्रेम प्रकाश। उन्हीं ने ये माई 70 ईयर एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में इन्होंने 1962 में इंडिया चाइना वार, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार, साथ ही साथ इमरजेंसी के दौरान की घटना और फिर इंदिरा गांधी की हत्या और बांग्लादेश को कैसे इंदिरा गांधी ने मुक्त कराया था, लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद यात्रा, इन सारे चीज़ों को पूरा विस्तृत से वर्णन किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माई 70 ईयर एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग इंडिया, ये पुस्तक लिखी है प्रेम प्रकाश ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में ANI के हेड हैं, चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विधानसभा के सदस्य भंवर लाल मेघवाल का हाल ही में निधन हो गया। ये किस राजनीतिक दल से थे? देखो, भंवर लाल मेघवाल ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस समय राजस्थान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर का नाम कलराज मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था, इस दौरान भारतीय एक थे जिनका नाम था जॉन थॉमस गॉसलिन परेरा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जॉन थॉमस गॉसलिन परेरा ये किस सशस्त्र बल से संबंधित थे? गॉसलिन परेरा ये संबंधित थे भारतीय नेवी, इंडियन नेवी से, यानी कि भारतीय नौसेना से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेवी के ये वाइस एडमिरल थे और ये आखिरी इंडियन नेवी के ऑफिसर थे जो अभी तक जिंदा थे और जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था। और इनके डेथ के बाद अब इंडियन नेवी का कोई भी ऑफिसर जिंदा नहीं है जिसने कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया रहा हो। और गॉसलिन परेरा, इनका जन्म कन्नूर केरला में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेवी यानी कि नौसेना से ये संबंधित थे। गॉसलिन परेरा, हाल ही में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेचुरोपैथी चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नेचुरोपैथी चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है। देखो, ऐसा क्यों है कि 18 नवंबर को मनाया जाता है? आयुष, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ होता है। 18 नवंबर को ही इंडियन गवर्नमेंट ने आयुष मंत्रालय के अधीन आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक के साथ ही साथ नेचुरोपैथी को भी ऐड कर दिया है। 18 नवंबर को ही ऐड किया गया और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को नेचुरोपैथी चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग नेचुरोपैथी के प्रति भी जागरूक हो सकें। क्या है ये नेचुरोपैथी? देखो, नेचुरोपैथी में क्या होता है कि बॉडी के सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को बूस्ट किया जाता है। यानी कि आप कुल ये मान लो कि बॉडी अपने रोगों के लिए खुद ही प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करे और खुद ही उससे फाइट करे, लड़ाई करके खुद ही अपने जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है उसको बूस्ट करे। यही नेचुरोपैथी होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगोंग झील किस स्थान पर स्थित है? देखो, पेंगोंग झील ये लद्दाख में स्थित है। अभी करंट सिचुएशन क्या है, लद्दाख की जो सीमा है वहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच टेंस सिचुएशन है। इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो लद्दाख में, वहाँ पे टेंस सिचुएशन है और पेंगोंग झील का जो एरिया है वहाँ पे भी टेंस सिचुएशन है इंडिया और चाइना के बीच। इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है और तभी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। पेंगोंग झील ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल समाचार मीडिया में अधिकतम FDI की क्या अनुमति प्रदान करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा?
ये 26% एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो कितने परसेंट तक निवेश कर सकती हैं भारत की डिजिटल समाचार मीडिया में, तो 26% तक निवेश कर सकती हैं। देखो इसको कम क्यों रखा जाता है कि मीडिया में विदेशी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो। इसका कारण ये है कि न्यूज़ मैनिपुलेट ना हो सके। अगर देखो कोई ज़्यादा पैसे लगाएगा तो वो अपने हिसाब से न्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि उसको बदल सकता है। इसीलिए समाचार जो है उसमें बदलाव ना किया जा सके और एक्चुअल न्यूज़ दिखाई जाए। देखो विदेशी अगर ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीडिया में होने लगेगा तो ये लोग अपने हिसाब से न्यूज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से सिर्फ 26% ही अनुमति प्रदान करी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंट सेक्टर्स में देखते हैं कि कितनी एफडीआई को अलाउ किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो डिफेंस सेक्टर में 74% एफडीआई अलाउ किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंश्योरेंस सेक्टर में 49% एफडीआई को अलाउ किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। होटल एंड टूरिज्म सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन 26% सही हो जाएगा। डिजिटल मीडिया में अधिकतम एफडीआई 26% तक ही अनुमत है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये देश अपने देश का पहला ऐसा कौन सा शहर है जिसको कि मल कीचड़ और सेप्टेज मैनेजमेंट यानी कि फीकल स्लग एंड सेप्टेज मैनेजमेंट एक्शन प्लान के लिए आईएसओ ने सर्टिफिकेट दिया है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भुवनेश्वर को आईएसओ ने सर्टिफिकेट दिया है क्योंकि भुवनेश्वर का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट का जो एक्शन प्लान था उसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया। और देखो क्या फीकल स्लज मीन्स की जो मल और मूत्र होती है, गंदगियाँ जो होती हैं उससे संबंधित है, और सेप्टेज मैनेजमेंट मीन्स जो हॉस्पिटल का निकला हुआ कचरा होता है उससे संबंधित है। तो इससे मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा एक्शन प्लान अप्लाई किया गया भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, इसीलिए इसको आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया मानकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो भारत का पहला शहर है भुवनेश्वर जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट एक्शन प्लान के लिए। भारत का पहला लेकिन पूरे विश्व का दूसरा शहर है भुवनेश्वर। तो पहला शहर कौन सा है? पहला शहर है जेनाइदाह डिस्ट्रिक्ट, ये बांग्लादेश में है। जेनाइदाह डिस्ट्रिक्ट को फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट एक्शन प्लान के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ये पूरे विश्व का पहला शहर था और दूसरा शहर बना हमारा भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 टीके के बारे में गलत सूचना के विरुद्ध वैक्सीन कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट लंदन विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? इस पहल का नाम है टीम हेलो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टीम हेलो का क्या काम होगा? टीम हेलो जो जनरल पब्लिक है, आम लोग हैं, उनको कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित जानकारियां प्रदान करेगा। साथ ही साथ जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मतलब गलत तरीके से जो अफवाहें उड़ा दी जाती हैं वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन बन गई या फिर वैक्सीन नहीं बनी, उससे उसको मतलब कि उससे मुकाबला करने के लिए, इन अफवाहों से मुकाबला करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराएगा। कोई वैक्सीन से संबंधित जानकारी चाहिए तो टीम हेलो वो प्रोवाइड कराएगा और कोई भी गलत जानकारी है उसके प्रति लोगों को जागरूक भी करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टीम हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों को दिव्यांगजन शक्ति योजना नाम से सशक्त करने की योजना शुरू की है? ये राज्य है पंजाब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो दिव्यांगजन शक्ति योजना ये 2 फेज़ में लॉन्च करा जाएगा और इसमें क्या है कि पहले फेज़ में जो पुरानी स्कीमें चल रही हैं दिव्यांगजनों के लिए उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और मजबूती प्रदान की जाएगी। जैसे दिव्यांगजनों के लिए पेंशन स्कीम, इन सारी स्कीमों को जो पहले से स्कीम चली आ रही है दिव्यांगजनों को, उनको और मजबूती प्रदान की जाएगी। और जो दूसरी स्कीम होगी उसमें 13 नई स्कीम ऐड की जाएंगी जो कि हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन और जॉब,
ये सारी मतलब स्कीमें जो होंगी वो दिव्यांगजनों से ही संबंधित होंगी। ऐसा है, ये दूसरे फेज में किया जाएगा। हेल्थ केयर दिव्यांगजनों का, साथ ही साथ दिव्यांगजनों के एजुकेशन के लिए स्कीम, दिव्यांगजनों की जॉब के लिए स्कीम, ये सब दूसरे फेज की बात होगी। दिव्यांगजन शक्ति योजना का जो दूसरा फेज होगा। पहले फेज में जो पुरानी स्कीमें हैं उनको और सशक्त और मजबूती और स्ट्रांगनेस प्रदान की जाएगी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नवंबर को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शौचालय दिवस के लिए 2020 की थीम क्या थी? 2020 की थीम थी सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन पूरे विश्व में शौचालय के प्रति लोगों को देखो, खुले में अगर कोई शौच जाता है तो उससे काफ़ी बीमारियां फैलती हैं, इसीलिए यूनाइटेड नेशन प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाने का कार्य करता है। तो इससे क्या होता है, एक जागरूकता फैलती है लोगों के लिए कि लोग जागरूक हों और शौचालय अपने घरों में बनवाएं, और जो खेतों में या फिर पटरियों के अगल बगल शौच जाते हैं उस पर रोक लगाई जा सके। उसी के तहत इस वर्ष की थीम थी सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भर में महिला उद्यमिता दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं को बिजनेस सेक्टर में और सशक्त करने के लिए विश्व महिला उद्यमिता दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।